नमस्कार। हमारी खास पेशकश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक खास शख्सियत जिनका नाम है अमित अग्रवाल, जो कि स्वर्ण प्रभा के डायरेक्टर हैं। तो सर, बहुत स्वागत है कल तो कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। सर, शुरुआत आपसे करेंगे। पहले अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा शोरूम है न्यू मार्केट में स्वर्ण प्रभा ज्वेलर्स के नाम से, गोल्ड और डायमंड का शोरूम है। और हम लोग, मैं पिछले 15 साल से, मतलब मैंने ही शोरूम किया, हमारे सामने ओपन हुआ था, मैंने ही ओपन करा था। और इससे पहले हम लोग की ज्वेलरी फील्ड में, पिताजी लोग हम लोग ज्वेलरी फील्ड में थे, वो फाइनेंस की फील्ड में थे। और जो चौक, जो पहले भोपाल का हार्ट ऑफ द सिटी होता था, वहाँ पे उनका बिजनेस था फाइनेंस का। और 2005 में हमने ये आउटलेट खोला था जिसका नाम स्वर्ण प्रभा ज्वेलर्स रखा था। और समय के साथ जैसे जैसे लोगों का रिस्पांस मिलता गया, जैसा जैसा भोपाल शहर में अप्रिशिएशन होता रहा, तो आज 2 फ्लोर का हमारा शोरूम है न्यू मार्केट के बीचों बीच में। सर, ज्वेलरी बिजनेस की बात करें तो ज्वेलरी बिजनेस में ट्रेंड बदलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसे में अभी फिलहाल का ट्रेंड ज्वेलरी में क्या कुछ है? गोल्ड का भाव कितना है? किस तरीके से लोग जो है क्वारी करते हैं गोल्ड के बारे में? मैडम, गोल्ड एक ऐसी चीज है जो पिछले 50-60 साल से लगभग हमेशा ही क्वेरी का विषय रहा है। और इन द मीन टाइम ये पिछले 5 साल में जिस तेजी से बढ़ा है, तो इसमें मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा अपने आप को अट्रैक्ट करा है। क्योंकि किसी भी चीज का भाव, जब हमने शोरूम खोला था 500 रुपए ग्राम था, आज वो 5,000 रुपए ग्राम हो गया। मतलब 1 किलो सोना आज के समय 50 लाख का हो गया। तो वो अपने आप में एक सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी बन जाता है। तो हर आदमी की मानसिकता ये होती है कि मैं भले ही वो सोना खरीदे या ना खरीदे, लेकिन सोने के रेट में उसको इंटरेस्ट रहता है। और फुल टाइम ये लगा रहता है कि यार सोने के भाव गिरे तो हम खरीद लें। हालांकि होता उल्टा है, लोग जब सोना बढ़ता है तभी खरीदते हैं। ये ट्रेंड अपने यहाँ रहती है कि और ना बढ़ जाए, और ना बढ़ जाए। सर, यहाँ पे अगर आपकी स्कूलिंग की बात कर लें, आपके बारे में बात कर लें, तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? आपको पसंद क्या है? आपकी हॉबीज क्या क्या है? देखिए मैडम, मैं उन किस्मत वाले लोगों में से हूँ जिसकी स्कूलिंग भी भोपाल में हुई है। उस टाइम का हमारा भोपाल का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था, ऑल सेंट्स। वहीं से मेरी स्कूलिंग भी, मेरी इंजीनियरिंग भी मैंने भोपाल से ही करी है, आरकेटीफ कॉलेज से। और मुझे स्कूलिंग का और ग्रेजुएशन का मुझे जबरदस्त फायदा अपनी फील्ड में मिला है। क्योंकि भोपाल शहर में कहीं ना कहीं रिलेशंस बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और स्कूल या कॉलेज लेवल भोपाल लोकल होने के कारण मेरे यहाँ पर रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। और जब मेरा कॉलेज इंजीनियरिंग खत्म हुई, सॉफ्टवेयर में था मेरा, तो फिर जैसा होता है उस टाइम का एक जोश था, एक साथ में कलीग्स थे, तो ये मूड था कि नहीं यार, अब हमें अपनी, मुझे ये तो मालूम था कि मुझे अल्टीमेटली ज्वेलरी फील्ड में जाना है, लेकिन उस टाइम ये था कि नहीं, कुछ इंजीनियरिंग करिए तो कुछ करके दिखाना है। ओके। तो सर, इंजीनियरिंग से ज्वेलरी में कैसे इंटरेस्ट आया और इसके पहले का कोई बिजनेस पे आपने शुरू करे हो? तो मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ही हमारी इंजीनियरिंग खत्म हुई, तो क्योंकि क्वालिफाइड थे, इंजीनियरिंग भी अच्छे से करी थी, और एक लगता था कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो और जो आपने दोस्तों के साथ बैठ के प्लान बनाना, ये बनाना, तो हमने 2002 में मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा था भोपाल में, मतलब जस्ट इंजीनियरिंग खत्म होने के 1 साल बाद ही। और वो भगवान की वजह से इंस्टीट्यूट आज भी चल रहा है, जेनिथ इन्फोटेक के नाम से था। तो हमने जब 2002 में वो खोला था, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका। सॉफ्टवेयर के लेवल पर हमने बहुत बढ़िया उसमें काम करा था। और 2 साल के बाद जब मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि हमारा पेरेंशियल बिजनेस ज्वेलरी था और परिवार को भी मेरी जरूरत थी, हम लोग एक नया आउटलेट लेकर आ रहे थे, तो मैंने अपने दोस्तों से बात करके उसको क्विट करा। और मुझे ये मानना था कि बिजनेस की समझ करने के लिए आपको पढ़ाई बहुत जरूरी है। और ग्रेजुएशन यदि मैंने इंजीनियरिंग करी तो जरूरी ऐसा नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मुझे कोडिंग ही आनी चाहिए। मुझे बिजनेस करना आना, मुझे नॉलेज होनी चाहिए थी। वो मैंने नॉलेज कॉलेज से जनरेट करी। और बिजनेस जो है वो मैंने सॉफ्टवेयर जब सेंटर खोला था तो मैंने उससे बिजनेस मैंने करना सीखा, क्योंकि उसमें मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं था, सब कुछ मुझे खुद ही देखना था। और जब उसको सक्सेस मैंने करा तो मुझे लगा हाँ, अब मैं ज्वेलरी फील्ड में शिफ्ट हो सकता हूँ। और 2005 में हमने ज्वेलरी शोरूम खोला। और मैडम, जब मैं ज्वेलरी शोरूम में बैठता था तो आप विश्वास मानिए, मुझे वजन करना भी नहीं आता था सोने का। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये मानना था कि ठीक है, चीजें सीखेंगी, समय के साथ बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। बहुत किस्मत है कि भोपाल के लोगों का इतना स्नेह था हमारे साथ कि 2010 में तो मैं काफी कुछ मैच्योर्ड हो गया था। और 15 तक आते आते हाँ, मुझे अब प्रॉपर बिजनेसमैन मैं बन चुका। सर, अगर हॉबीज की बात करें तो इसके अलावा आपको क्या पसंद है? क्या मतलब, आप अगर इस चीज से हटा के देखा जाए तो आपकी हॉबीज क्या है? नेचर लवर, जितना भी मौका मिलता है नेचर के पास जाना, आउटिंग्स करना। फिर मैं बोलूंगा भोपाल शहर मैंने पूरा इंडिया घूमा हुआ है, लद्दाख तक मैं बाय रोड ट्रेवल करा हूँ, गोवा में 10 बार जा चुका हूँ, ऐसा कोई साउथ सब घूम चुका हूँ।
मुझे समझ में आया कि भोपाल से अच्छा कोई शहर टूरिस्ट के नाम पे तो नहीं मिलता, और ऐसा शहर जहाँ पे मेन मार्केट से 3 किलोमीटर दूर ही टाइगर घूम रहा है, ऐसा शहर हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा आपको। तो नेचर ब्यूटी भोपाल में इतनी ज्यादा है आसपास में कि जब भी मौका मिलता है गाड़ी उठाते हैं और किसी भी वहां चले जाते हैं वेकेशंस पे। वो मजा उसका अल्टीमेट, मतलब वो मजा हमें फॉरेन तो मुझे देता ही नहीं है, मुझे किसी शहर में इतना मजा नहीं आता जो भोपाल में आता है। भोपाल में सुकून है, मतलब 100% इंडिया की मैं बोलता हूँ बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट। ऐसा मौसम, मतलब यहाँ पर आप यदि कोई भी बाहर घूमने की बात करेगा तो नवंबर दिसंबर जनवरी में भोपाल से अच्छा, मतलब जुलाई के बाद से मार्च तक भोपाल ऐसा रहता है कि कोई दूसरे शहर जाने का मन ही नहीं करता। ये बात तो मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ कि भोपाल में रहने का उनका बहुत वो है कि आफ्टर रिटायरमेंट अगर कहीं सेटल होना है तो वो भोपाल है। 100% मैडम, इस बात से 100% सहमत है। इनफैक्ट जितने लोग भोपाल में आ जाते हैं, जैसे मैंने सर्विस क्लास के हम तो बहुत कस्टमर इंटरेक्ट होते हैं, तो वो जब भोपाल में आ जाते हैं और एक बार यहाँ पर रह लेते हैं तो फिर भले उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाए, वो प्रॉपर्टी यहाँ जरूर बना लेते हैं, फैमिली यहाँ उनकी जरूर शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त है। एक बार हम लोग के ज्वेलर्स की एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई थी, तब अखबारों में चेन स्नैचिंग की बहुत खबरें आ रही थी। बोलते हैं भोपाल एक ऐसा शहर है जहाँ पे चेन स्नैचिंग खबर बनती है, वरना दूसरे शहरों में तो ये खबर भी नहीं बनती क्योंकि इतनी मामूली सी बात बनी जाती है। तो सिक्योरिटी सेंस भी भोपाल में बहुत जबरदस्त है, इसके लिए थैंक यू गवर्नमेंट। चलिए सर बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस देखा जाए तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको अपने बिजनेस में है, गोल्ड में है, और ऐसे में अगर अभी फिलहाल की कंडीशन देखी जाए तो कोरोना काल के बाद कहीं ना कहीं गोल्ड में एक अच्छा खासा बाउंस आया है। तो क्या कोरोना काल में कितनी दिक्कत हुई आपको बिजनेस करने में, साथ ही बिजनेस कोरोना काल के बाद बिजनेस किस तरीके से सुचारू रूप से चला आपका, उसके बारे में बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैडम देखिए, 2 तरह का कोरोना आया था। एक पहला कोरोना जो था वो उसमें दहशत ज्यादा थी और उसका असर लोगों पे मानसिक ज्यादा था, मतलब फिजिकल कम था। इस बार लोगों पे फिजिकल असर ज्यादा रहा। यदि बात करें पहले कोरोना की, जिसमें पहली बार था, लोगों को घर से निकलने में डर था, तो ज्वेलर्स भी सब बंद ही थे। लेकिन जैसे ही कोरोना जब खुला तो क्योंकि लोगों की सेविंग्स कहीं ना कहीं बच गई थी और सोने के रेट एकदम से 35,000 से 55,000 बढ़ गए थे, तो जो चीज बढ़ती है उसके पीछे सब लोग एकदम आकर्षण हो जाता है। पूरे अखबारों में, न्यूज में उसकी खबर थी। तो मैडम इतना शानदार रिस्पांस था गोल्ड का, क्योंकि हर आदमी को लगता था मैं गोल्ड खरीद लूं, कल को पता नहीं ये क्या पहुंच जाए। और एक ऐसी चीज है जो हर घर में शादी आज नहीं तो कल होनी है, बिटिया की, बेटे की, सबको सेविंग अपनी बना के रखनी। काफी सारी शादियां हुई हैं, तो कोविड में शादियां, अच्छा बजट कम हो गया, घूमना कम हो गया, वेडिंग डेस्टिनेशन का खर्चा बच गया, वो पूरा पैसा कहीं ना कहीं जो सेव हुआ वो आदमी को लगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। फिर मैडम जैसे ही दूसरी लहर आई और लोगों ने सब ऐसा भयानक मंजर देखा जिसमें हॉस्पिटल्स फुल, डेथ रेट हम सब ने देखे इतने जबरदस्त थे, तो बिल्स इतने सारे हॉस्पिटल के, तब लोगों ने जब सोना अपना जो घर का, हर आदमी घर में कैश इतना नहीं रखता है, सोना रखा, सोना जब उन्होंने बेचा तो उनको इंस्टेंट जो पैसा मिला तो उनके समझ में आ गई सोने की वर्थ क्या है। उस वर्थ ने सोने के मार्केट को और ज्यादा बूस्ट करा है, क्योंकि लोगों को अभी लग गया कि सोना जो है वो वाकई में सबसे सच्चा दोस्त होता है जो दुख के समय साथ देता है। तो कोरोना के बाद से गोल्ड ज्वेलरी में बहुत बड़ा उठाव आया है। इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हॉलमार्क वाली, उसने भी गोल्ड को बहुत जबरदस्त बूस्ट करा है। पहले लोगों को भरोसे पे ज्वेलर सोना बेचता था और वो भरोसे का पैरामीटर नहीं था, उसकी प्योरिटी का कोई पैरामीटर नहीं था। ये हॉलमार्क की ज्वेलरी आने से कम एक पैरामीटर बैठ गया। आज हम डंके की चोट पे बोलते हैं हाँ भैया जो भी सामान ले रहा हूँ ये प्योरिटी है, तो उसको भी चेक करके कस्टमर दिख रहे थे हाँ मैं प्योर सामान ले रहा हूँ, मुझे इसमें गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, मुझे इसमें कोई लोड नहीं है, और मेकिंग चार्जेस जो है वो बहुत मिनिमम हो गए हैं, वही उसका नुकसान हो जाता है, तो वो बहुत कम से कम चलती है। तो इसलिए आज के दिन में गोल्ड सबसे सुंदर और बढ़िया इन्वेस्टमेंट बन चुका है लोगों का। सर यहाँ पे एक चीज देखी जाए तो कुछ समय पहले मैंने इस पे काम किया था एक खबर पे, उसमें सिटी साइड और यहाँ न्यू भोपाल साइड जो है गोल्ड के रेट में मेकिंग चार्जेस में थोड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पर जो है लोगों को सोना थोड़ा सस्ता मिलता है, यहाँ न्यू मार्केट साइड जो है थोड़ा सा मतलब कॉस्टली रहता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में, कहाँ मतलब महंगाई जाती है? मैडम हमने बहुत सारे शहरों का सर्वे करा हुआ है, तो हम ये चीज हमने लगाई है कि भोपाल में जो रेट्स न्यू मार्केट में मिल रहे हैं सोने के सबसे सस्ते ऑल ओवर इंडिया में। इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, ये कस्टमर की बहुत अच्छी चीज है। तो रेट्स बहुत कम है क्योंकि मेकिंग चार्जेस भोपाल में बहुत बहुत कम है, जो अन्य जगह पे 16